everyone. My name is Fatima Technology Wali and I belong to Rehan School Lahore campus and I am a participant of teacher training in Rehan School Lahore campus and today our guest is Saif Technology Wala. So first of all, Assalamu alaikum Saif. वालेकुम अस्सलाम जज़ाकल्लाह खैर कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। जी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जो हैं वो बहुत अपना कीमती वक्त निकाल के मुझे जो है वो आप इंटरव्यू देने आए तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू कि आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं। जी जी शुक्रिया जी। वॉइस जो जी है वो ठीक बहुत है ज़्यादा सैफ। ड्रॉप है क्या कहा। ओके एक मिनट। जी अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ज़्यादा ड्रॉप हो रही थी। जी ठीक है सैफ मैं चाहती हूँ कि आप जो है वो अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग हैं वो आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें तो गिव मी अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सैफ टेक्नोलॉजी वाला फ्रॉम रेहान एआई कोडिंग स्कूल एंड आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट मिरपुर खास सिंध। नाइस इंट्रोडक्शन ग्रेट। सो सैफ आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीडरशिप के हवाले से है तो इस हवाले से मैं आज आपसे क्वेश्चंस करूंगी। जी ठीक है। तो सैफ पहले मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आप पहले मुझे बताएं कि आपको रेहान स्कूल को ज्वाइनिंग दिए हुए कितना टाइम हो गया है? मुझे तो रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए 6 मंथ हो चुके हैं और क्लासेस जो मैंने इनकी स्टार्ट की थी वो अभी रिसेंटली 1 मंथ हुआ है। जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको 6 मंथ्स हो गए हैं तो आपने अपना स्कूल अब ओपन किया है? रेहान स्कूल की तरफ से जी। नहीं, नहीं, नहीं। मैंने अपना स्कूल ओपन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास प्राइवेट स्कूल है और उसका मैं प्रिंसिपल भी हूँ, वहाँ पर टीचर भी हूँ और इसके अलावा मेरे जो खुद का है वो काफ़ी मतलब कि वर्कआउट होता है ना, तो इस वजह से मैंने अभी तक रेहान स्कूल को ओपन नहीं किया अपने पास। इनकी जो टीचर जी ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो उसके अंदर क्लासेस में वो क्लासेस वगैरह मैं उनसे ले रहा हूँ मैम गुलशान मंशा से। यानी आप टीचर ट्रेनिंग की क्लासेस ले रहे हैं? जी, जी। जी ठीक है। तो आपने अभी तक टीचर ट्रेनिंग के कितने लेवल्स कर लिए हैं? मैं तो अभी उसके अंदर लेवल 1 में हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जॉइन किया था, 1 मंथ हुआ है। जी ठीक है। तो आपने लेवल 1 में अभी तक क्या-क्या सीखा है? लेवल 1 की अगर बात की जाए तो उसके अंदर तो ऐसा कुछ तो था नहीं मुश्किल के जो मैं समझ सकूँ कि ये मुझे सीखना चाहिए था। क्योंकि इससे पहले तो एआई से मैं कनेक्टेड था और एआई का जितने भी टूल्स वगैरह के इसमें बताया जा रहा था लेवल 1 में, तो ये तकरीबन जो टूल्स है इसके ऊपर मैं वर्कआउट कर चुका था। तो माशाल्लाह एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा सेटअप है और जैसा कि लोगों को आपस में कनेक्ट करना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनके इंटरव्यूज़ कनेक्ट करना, ये एक बहुत स्पेशल चीज़ होती है। ये हर कोई नहीं कर सकता। लोगों के व्यूज़ लेना, उनका वर्कआउट करना, मतलब कि आप अपने फ़ील्ड के रिलेटेड तरह-तरह के लोगों से मिलते हैं और आपको कहीं पर भी गाइडलाइंस चाहिए होती है, वो आपको गाइडलाइंस भी मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन जो अपॉर्च्युनिटी है पाकिस्तान के लिए है, हमारे जो लोग हैं उनके लिए है, हमारे बच्चों के लिए है ताकि वो आपस में कनेक्ट रह सकें और ताकि टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं, एआई की जो रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको मज़ीद से मज़ीद रेहान स्कूल से सीख सकें। जी, ये तो आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि एक जो इंटरव्यू से है वो लोगों का एक-दूसरे से कनेक्शन होता है और इसी तरह जो है लोगों में कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होती है। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं तो मैं आपसे पहला सवाल ये करती हूँ कि आप मुझे बताएँ कि एक जो है वो लीडर में कमज़ोरी का क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले जैसे आपने बात की कि लीडर में कमज़ोरी का मतलब क्या है? आपका जो टॉपिक है वो लीडरशिप का है, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि लीडरशिप हम कहते किसको हैं? सबसे पहले तो देखिए हमें वो मालूम होना चाहिए ना कि लीडरशिप होती क्या है? जी, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएँ कि लीडरशिप आपके नज़दीक क्या है? देखिए लीडरशिप का मकसद 2 चीज़ों में, एक लीडर एक शिप। असल में लीडर वो होता है जो मुकम्मल ग्रुप को, मुकम्मल अपने वर्क को साथ लेकर चले। ना कि ये होता है कि बस मैं आगे निकलता जाऊँ और जो मेरे साथ वाले हैं वो पीछे ही रहें। मेरा जो ग्रुप आउट है वो हमेशा पीछे ही रहे और मैं ही आगे निकलता जाऊँ, ऐसा नहीं होता।
لیڈر ہمیشہ اپنے ساتھ اپنی مکمل ٹیم کو لے کر چلتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک سیدھی سی مثال دے دوں، سر ریحان کی مثال میں آپ کو دے دوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہترین قسم کے لیڈر ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنی ٹیم کو، اپنے ورک کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں. ہمیشہ وہ کبھی بھی آگے نہیں نکلتے، وہ ہمیشہ اپنی ٹیم کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے یہ کوئی چھوٹی سی معمولی سی چیز نہیں ہوتی. لیڈرشپ کے اندر ہر طرح سے کہیں پر آپ کو جو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، کہیں پہ آپ کو لوگوں کی باتوں کو سمجھنا بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ مل کر چلنا ہوتا ہے. نہ کہ ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو جی میں آگے نکلتا ہوں، جو میں سینئر ہوں میں پہلے جاؤں گا اور آپ لوگ بعد میں آنا، آپ لوگ پیچھے رہیں، میں نے پہلے سیکھنا ہے آپ لوگ بعد میں سیکھیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا لیڈرشپ میں. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو لیڈر ہے اس کو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. بلکہ جب ہم آج کے دور میں دیکھیں، جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ بیسکلی اپنے ہی جو سراؤنڈنگ ہے ان لوگوں کو ہی دیکھتے ہیں، جبکہ عوام کی جو ہے وہ رہنمائی نہیں کرتے، عوام سے پوچھ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا. تو بیسکلی جو لیڈر کی پہلی ذمہ داری ہے، اور لیڈر کا مطلب یہی ہے کہ وہ ساری عوام کو ساتھ لے کے چلے اور ان کی نمائندگی کرے اور ان کی جو ہے کافی اچھے طریقے سے رہنمائی کرے. تو ہم یہی اپیل کرتے ہیں اپنے لیڈر سے کہ وہ جو ہیں کہ ہمارے لیے جو ہم عوام کے ساتھ کوپریشن کریں، تاکہ جو ہے وہ ملک کا نظام بہتر ہو سکے. تو آپ کے نزدیک سیف میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ لیڈر اپنی ذمہ داریاں کس طرح نبھائے؟ دیکھیے لیڈر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنی جو ذمہ داریاں اس میں کمی پیشی تو اس سے رہ ہی جاتی ہے، کیونکہ انسان غلطی کا ایک پتلا ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بات بتا دی ہے کہ لیڈر کو چاہیے کہ اپنے ساتھ مکمل اپنی ٹیم کو لے کر چلے، نہ کہ اکیلا چلے. تو لیڈر سب سے بہتر وہی ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے. اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی ٹیم کے ورک کو دیکھ کے، اپنے ٹیم کے جو ورک آؤٹ ہے مکمل اس کو چیک کرے کہ وہ کس طرح سے ورک کر رہے ہیں، کون ایسا انسان ہے، کسی کو کوئی مشکلات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا، کسی کو کسی چیز کی سمجھ تو آ رہی ہے یا نہیں بھی آ رہی، یا صرف وہ ایک ٹائم پاس کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ہماری ٹیم کے ساتھ، ہمارے ورک کے اندر. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اور لیڈر کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اپنی ٹیم کے اوپر لیڈ کرنا، اپنے ورک کے اوپر لیڈ کرنا. تو وہ لیڈر کامیاب ہوتا ہے. یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ٹیم ورک سے جو ہے وہ لیڈر کو ہے وہ ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو اگر سیف آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو ٹیم میں جو کچھ بندے جو ہیں وہ جو ہے کرپشن بھی کرتے ہیں. تو وہ ایز اے ٹیم ممبر تو نہیں ہوں گے، وہ کرپشن کرتے رہیں گے، تو وہ تو عوام کے ساتھ بھی جو ہے وہ دھوکہ دہی ہوتی رہے گی، اور جو لوگوں کے ساتھ ہے وہاں پہ بھی دھوکہ دہی ہوتی رہے گی. تو آپ ٹیم ورک کو اتنا پریفر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بیسیکلی لیڈر دیکھیے تو ایک ہی ہوتا ہے. نہیں دیکھیے میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے اپنی ٹیم کے اوپر لیڈ کرنا. اگر سب سے بیسٹ لیڈر وہی مانا جائے گا کہ جس کو پتا ہو کہ میری ٹیم کے اندر جو ورک ہو رہا ہے وہ کیا ورک ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. ٹیم کے لیڈر کو ہی نہیں پتا کہ اس کے جو ٹیم ممبرس ہیں وہ کرپشن کر رہے ہیں یا اس کی ٹیم کے اندر کرپشن ہو رہی ہے، تو پھر تو وہ ٹیم لیڈر ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر میں اسکول کا پرنسپل ہوں، مجھے ہی نہیں پتا کہ میرے اسکول میں کس کلاس کے اندر کیا پڑھایا جا رہا ہے، کس کلاس کے اندر کیا ورک دیا جا رہا ہے، یا کون سا بچہ کیسا ورک آؤٹ کر رہا ہے، اگر مجھے ہی اس چیز کا معلوم نہیں ہے تو میں تو پھر ایز اے پرنسپل ہی نہیں ہوں نا. نہ تو میں اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چل پا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا آپس میں کمبینیشن ہی نہیں ہے. اٹریکشن جو ہونا ہوتی ہے سب سے پہلے ٹیم لیڈر کے ساتھ، مطلب کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ جو ایک ٹیم لیڈر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مکمل اپنی ٹیم کو ایک ساتھ لے کر چل سکے، ان سے کنیکٹڈ رہے، ان کے مسئلے مسائل کو سمجھ سکے، ان سے بات کر سکے، ان کے مسئلوں کا حل نکال سکے. نہ کہ دیکھ کرپشن کا جو آپ نے بات کی کہ پاکستان میں جیسے ابھی کرپشن ہے عروج پر ہوتی ہے. آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو دیکھ لیں وہ بھی کرپشن کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ایک ہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کرپشن کرنا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو سکھایا جھوٹ بولنا ہے. کیونکہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں گھر میں ان کی پرورش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ان کو یہ سکھایا تھا کہ کوئی بھی آتا ہے جی وہ بابا کو بلا لیں یا کسی کو بلائیں کام ہے، انہیں بابا کے گھر بھیج دیں، ان کو بتا دو بابا گھر پر نہیں ہے. یا کوئی بھی آتا ہے کہ جی اس کو بلائیں اس سے کام ہے، بھائی کو بلا لیں بھائی سے کام ہے. بھائی بیٹھے ہوتے ہیں روم میں اور وہ کہہ دیتے ہیں جی چھوٹے بچے کو آپ باہر جا کے بتا دیں کہ بھائی روم میں نہیں ہے، وہ باہر گئے ہوں.
तो देखिए बच्चों को झूठ बोलने हम पहले घर से सिखाते हैं, तो फिर हम कैसे मान लें कि जी हमारा जो मुल्क है वो तरक्की कर रहा है, या हम कैसे मान लें कि जो हमारे लोग हैं वो माशाल्लाह करप्शन नहीं कर सकेंगे, वो झूठ नहीं बोल सकेंगे। जब तक आप जी, ये बच्चे बात में तो आप खुद एतमादी पैदा नहीं करेंगी, जब तक बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा कि वो खुल के आपसे बात कर सके, अपने मसले मसाइल को आपके साथ शेयर कर सके, तब तक तो आप एक लीडर नहीं कहला सकते। और पाकिस्तान में लीडर है कौन, मुझे दिखाओ कि आप हमारे जो पॉलिटिक्स है इसके अंदर कौन है लीडर? कोई भी नहीं है लीडर, ये तो सारे टाइम पास करने वाले हैं। जो है पाकिस्तान में करप्शन जो है इस वक्त अरूज पे है, और जो हमारे लीडर्स भी हैं, देखा जाए इन द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। तो हमारे मुल्क को जो है वो बेहतरीन लीडर्स की ज़रूरत है इस टाइम। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि सैफ, आपके नज़दीक जो है कि एक लीडर जो है वो अपनी टीम को कैसे महफूज बना सकते हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे कि लीडर है वो अपनी टीम के लिए क्या जो है क्या इकदाम करे जिससे टीम जो है वो उसकी महफूज हो? देखें उसके अंदर सबसे पहले जो मैंने बात की कम्युनिकेशन का होना, टीम के जो मेंबर्स हैं, जो टीम के सीनियर मेंबर्स हैं, उनका अपने सीनियर के साथ कम्युनिकेशन होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? और जब कम्युनिकेशन होगा, आपका जो कम्युनिकेशन वो बेहतर होगा, तो टीम जो है हमेशा आपसे हर चीज़ शेयर करेगी। आपसे अपने मिसाइल शेयर करेगी, अपना वर्कआउट शेयर करेगी कि सर हमें यहाँ पर इश्यू आ रहा है, हमें यहाँ पर इश्यू आ रहा है। तो आप उनका मसले मिसाइल का जो हल है वो आप निकाल पाएँगे। जब तक आपका उनके साथ कम्युनिकेशन ही नहीं है, आप उनसे राब्ते में ही नहीं हैं अपनी टीम के साथ, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आप बेहतर लीडर साबित हो सकते हैं? तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप मुझे बताएं, अगर एक लीडर जो है वो अपनी गलतियों को ही ना तस्लीम करे, तो वो जो है अपनी टीम के साथ भी लॉयल नहीं है, और जो है अपनी जो आवाम है उसके साथ भी लॉयल नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर वो अपनी गलतियों से ही कुछ नहीं सीख रहा और वही गलती बार बार की जा रही है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए अगर वही गलती बार बार की जा रही है, अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा, तो वो एक लीडर नहीं है। एक तो वो अपनी पूरी टीम को ख़राब कर रहा है, ठीक है? अपनी टीम के जो मेंबर्स हैं उनको ये सबक दे रहा है कि आप वर्क करो ना करो, बस मैं सीनियर हूँ तो मेरी ही सुनी जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। टीम लीडर बनना एक आसान बात नहीं होती। लीडर का जो लफ्ज़ है वो बहुत बड़ा और बहुत अहमियत रखता है। लीडर ये नहीं होता कि बस जी मुझे कुर्सी मिल गई तो मैं लीडर हूँ, या अगर मैं किसी इदारे का सीनियर हो गया हूँ तो जी मैं लीडर हूँ। नहीं, आप तब तक लीडर नहीं हो सकते जब तक आपकी टीम आपके साथ वर्कआउट नहीं कर सकती। बात बिल्कुल ठीक कही है कि एक जो लीडर है उसका सबसे पहले लॉयल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम जो है लीडर ही जो है वो लॉयल्टी नहीं करेगा दूसरे लोगों के साथ, तो तब तक टीम मेंबर्स भी कभी भी लॉयल नहीं होंगे। क्योंकि इस वजह से जो है आज जो जिस राह पर हमारा जो है मुल्क खड़ा हुआ है वो राह एक कुआं ही है, और वहाँ जो है खाई के अलावा और कुएं के अलावा कुछ नहीं है। तो हमारे मुल्क को जो है इस वक्त बहुत बेहतरीन लीडर्स की ज़रूरत है, और जो है हमारे नौजवानों में से ही आने वाले दौर में कोई लीडर होगा। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि लीडर को है जो अपनी नाकामी का जो है वो अपनी नाकामी लोगों के सामने किस तरह बताए कि जी मेरे से गलती हो गई है, तो मैं इसको कैसे बेहतर करूं? देखो सबसे पहले जैसे आपने कहा कि गलती हो गई तो मैं इसको कैसे तस्लीम करूँ या कैसे बेहतर करूँ। तो जब तक मैं ये समझता हूँ कि लीडर को खुद को ही नहीं पता कि उससे क्या गलती हुई, तो वो कैसे उसको गलतियों से सीख सकता है। जब एक लीडर को मालूम है कि भाई मुझसे ये गलती हुई है, ठीक है, गलती हुई किस बिना पर है। सबसे पहले तो आप गलती की जड़ को देखें ना कि गलती कहाँ पर रह गई, किस वजह से गलती होना शुरू हुई है। तो ताकि हम फिर उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करें, ताकि आइंदा हमारी वो गलतियाँ आगे जाकर ना हो हमसे। हम अपनी उन गलतियों से सीख कर आगे के अपने जो मकासद है उसे पूरा कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपकी जो टीम है, जैसे मैंने पहले कहा कि कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के अंदर सब कुछ आ जाता है कि कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पे मसले-मसाइल आए हैं, कहाँ पे क्या हुआ है, ताकि
कोई भी वर्क होता है उसके ऊपर बैठकर डिस्कस की जाती है कि यहाँ पर अगर हमें पिछली बार जो यहाँ पर गलती आई थी तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी ये गलती ना हो सके। और वो बताना चाहिए, एक लीडर को भी कहना चाहिए कि भाई यहाँ पर मुझसे ये गलती हुई थी तो मुझे बताया जाए कि नेक्स्ट हम क्या इकदामात करें जिससे हमारी ये गलती नेक्स्ट टाइम ना हो, जिससे हमारी ये शर्मिंदगी का नेक्स्ट बार ये बाइस ना बने। बिल्कुल ठीक है कि लीडर को है जो अगर आवाम को साथ लेके चलना है तो वो पहले तो वो अपनी टीम को जो है बेहतर बनाए और उसके साथ कोऑपरेशन करे, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करे ताकि जो है वो अपनी गलतियां भी कम कर सके और अपनी गलतियों को जो है तस्लीम भी करे। तो सैफ, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या राय देते हैं कि जो कमजोरियां हैं वो जो है लीडर को तेज कर देती हैं या सुस्त करती हैं? अगर कोई लीडर जो है गलतियां करता है तो उसको जो है वो उसके लिए कमजोरी बनती है या वो उस तरह ही गलतियां करता रहेगा? तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो गलतियाँ होती हैं इसके 2 तरीके होते हैं ना, लीडर्स के लिए। एक तो वो लीडर होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है, जिसके अंदर खुद एतमादी होती है कि जी मुझे पता है मुझसे गलती हुई नेक्स्ट नहीं होगी और मैं सीख के आगे निकलूँगा। एक लीडर वो लीडर होता है कि जो अपनी गलतियों से डर कर और वहीं पे थम जाता है, वो आगे नहीं निकल पाता। क्यों? क्योंकि उसका अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन नहीं होता। वो अपनी टीम से भी डर रहा होता है, अपने वर्क से भी घबरा रहा होता है। जब मुझसे ये गलती हो गई, अब मैं कहूँगा तो पता नहीं क्या ब्लंडर हो जाएगा, तो कोई आपको गोली नहीं मारेगा। जो गलती होती है इंसान क्लियर कर दे कि सर ये मुझसे ये मसला हुआ है, यहाँ पे ये गलती हुई है, ताकि हम आगे अपना वर्कआउट कर सकें। और जो अच्छा लीडर होगा जिसकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, आवाम के साथ उसकी कम्युनिकेशन होगी, अपने टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन होगी, अपने वर्क के साथ बेहतर कम्युनिकेशन होगी, तो आई थिंक वो लीडर सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखता है। बिल्कुल ठीक है, जो लीडर है वो अपनी कमजोरियों से सीखता है। सिर्फ एक तरफ जो है वो लीडर अपनी कमजोरियों से बहुत कुछ सीखता है, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो एक जो लीडर है वो अपनी कमजोरियों से कुछ भी नहीं सीखता, और आवाम के हालात इस तरह दिन ब दिन बदतर होते जाते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? इस बारे में तो देखें आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, क्योंकि आप लाहौर में बैठी हुई हैं और वहाँ पे जो वर्कआउट हो रहा है और उसके अलावा जो सिस्टम चल रहा है आपके सामने ही है, सबके सामने। ठीक है। और जैसे कि पाकिस्तान के हालात देख लें कि जी हमेशा से वही जो सिलेक्टेड लीडर्स हैं या चुने हुए वही आ रहे हैं। तो देखिए हमारे जो लीडर्स आ रहे हैं वो अपने वर्कआउट पर जो फोकस कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि सबसे पहले तालीम पर फोकस करें। अब जैसा कि जमात इस्लामी को आप देख लें, जमात इस्लामी का जो आजकल जो मोटो चल रहा है वो बदल दो निज़ाम के हवाले से चल रहा है ना। अब उसके अंदर देखें वो लोग करना क्या चाह रहे हैं, निज़ाम को वो किस तरीके से बदलना चाह रहे हैं, वो तालीम के ज़रिए बदलना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक़्त में जमात-ए-इस्लामी एक बेहतरीन पार्टी साबित हो सकती है, क्योंकि वो तालीम को लेकर आ रही है, वो टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है, वो वर्कआउट को लेकर आ रही है कि जिससे जो ज़ी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसे फ़ायदा हो सके। वो फ्री कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रही है, जो कि हमारी हुकूमत है, वो वहाँ पर वो चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं कर रही। वो तो बस इसी चीज़ों पे लगी हुई है, पुरानी सी चीज़ों पे, कि जी चलें ये सड़कें बना दी हैं, ये रोड बना दिए हैं, ये यहाँ पे पानी का सिस्टम कर दिया है, तो चलो जी यहाँ से हमें वोट मिल जाएँगे, वहाँ से भाई ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी हुआ हुआ है। ये तो करना काम उनका होता है जो आपके सिटी के एरिया के जो मेंबर्स हैं, जो आपके सिटीज़ के जो सीनियर हैं, उनका काम होता है। आपका काम तो होता है कि उनके ऊपर नज़र रखना, उनके वर्कआउट को देखना कि कौन कैसा वर्कआउट कर रहा है। आप तालीम को तो आम करें, तालीम को आप लोग आम ही नहीं कर रहे हैं, तालीम को तो आपने बैन किया हुआ है। अब आप एक साइड पे तालीम को आम कर रहे हैं पंजाब में, सिंध आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, बलूचिस्तान आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, केपीके आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है। भई वो भी तो इसी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। सिंध के लिए क्या किया आज तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एजुकेशन के लिए? वही गड़ा-पिटा सा निज़ाम है सिंध के अंदर, वही थका हुआ एजुकेशन का निज़ाम चल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो तो सिंध पे एजुकेशन का फ़ोकस ही नहीं करती है। ना वो बलूचिस्तान पे करती है, ना वो केपीके में करती है। उन्होंने तो बस अपना सिलेक्टेड एक सूबा रखा हुआ है, उसके अंदर वो अपना वर्कआउट कर रही होती है। हर चीज़ वो उसी सूबे को प्रोवाइड कर रही होती है। फिर हम कहते हैं जी हमें पाकिस्तान से सिंध से वोट नहीं मिलते, हमें केपीके से वोट नहीं मिलते। तो भाई सिंध और केपीके आपको वोट क्यों दें?
आपने सिंध और केपीके के लिए किया क्या है? जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक करती हूँ, क्योंकि जो पंजाब में तालीम का निज़ाम है वो अगर हम अपने दूसरे सूबों में देखें, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान है और बेसिकली सिंध भी है, तो उसमें जो है जिस तरह पंजाब में तालीम आम कर दी जा रही है, उस तरह जो है सिंध में, बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में ये तालीम को आम नहीं किया जा रहा। तो अगर एक बेहतरीन लीडर आने वाले दौर में हम चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम जो है वो पहले तो तालीम को आम करें, क्योंकि जो एजुकेशन है, एजुकेशन बेसिकली बहुत ही एक अहम पर्पस है कि जो लोग हैं, यानी बेसिकली पहले कहा भी जाता है कि जो तालीम है वो आपको पहले तमीज़ सिखाती है, क्योंकि तालीम से है जो इंसान में जो एबिलिटीज़ होती हैं तो उससे ही ग्रो करता है, और तालीम से इंसान सिर्फ एक रट्टा बेस नहीं सीखता, तालीम से जो है वो इंसान बहुत कुछ सीखता है। अब देखिए ना, तालीम मैंने से जैसे मैंने अभी जमायत इस्लामी की बात की, कि देखिए उन्होंने बात करने पे मजबूर किया हुआ है। क्यों मजबूर किया हुआ है? वो सिंध के अंदर भी तालीम के निज़ाम को लेकर चल रहे हैं, वो पंजाब में भी लेकर चल रहे हैं, वो बलूचिस्तान में भी लेकर चल रहे हैं, वो केपीके में भी लेकर चल रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। उनका जो बनो काबिल प्रोग्राम है वो चल रहा है, जी जनरेशन चल रहा है, आईटी के कोर्सेज़ उनके चल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड कर रहे हैं हर किसी को अपने कोर्सेज़। वो ये नहीं कह रहे कि आपका ताल्लुक उस पार्टी के साथ है तो आप हमारे साथ मतलब कि हमारे कोर्सेज़ में एनरोल नहीं हो सकते। वो तो ये कहते हैं आपका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है तो आप आएँ और हमें जॉइन करें। अपने वर्क के रिलेटेड जॉइन करें। आप बेशक हमें वोट ना दें, लेकिन आप पहले यहाँ से तालीम हासिल करें। क्योंकि आपके पास तालीम होगी तो आपको मालूम होगा कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तालीम को है जो आम करना चाहिए, और ये जो हमारी जमात इस्लामी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है जो तालीम को आम कर रही है। तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि आप मुझे बताएं कि एक लीडर है, लीडर को भी छोड़ें, अगर हम अब वैसे ही बात करें तो लोग जो हैं वो अपने जो नए आइडियाज़ हैं यानी नई थॉट्स हैं उनकी, वो लोगों को बताते हुए क्यों हिचकिचाते हैं? देखिए वो जैसे मैंने बात की तालीम की बात की ना, कि देखिए जब किसी से हम बात करते हैं तो हम घबराते हैं थोड़ा-सा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। किस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं होता, किसी से बात करने का तरीका नहीं होता हमें, किसी के सामने बैठने का तरीका नहीं होता। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ क्या तकरीबन पाकिस्तान में ऐसे लोग होते हैं कि जो बात करते हैं वो भी घबराते हैं, वो डरते हैं कि पता नहीं जी अगर मैं इससे बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इससे बात कर लूँगा या इसके पास जाकर बैठ जाऊँगा तो वो पता नहीं किसी ऐसी चीज़ से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस ही पैदा नहीं किया गया। आप अभी बाहर मुल्कों की तालीम को देख लें, जापान की तालीम को देख लें, वो अपने बच्चों को जहाँ पर हम 5-6 को एबीसी पढ़ा रहे होते हैं, टेबल्स पढ़ा रहे होते हैं, टेंसेस पढ़ा रहे होते हैं, या वो मज़मून पढ़ा रहे होते हैं, जी कायदे-आज़म ने ये किया, इल्लामा इकबाल ने ये किया, या उसने ये किया। भई वो देखो अच्छी बात है, वो आपकी तारीख़ है आपके वतन की, आपको पढ़ानी चाहिए। लेकिन उसके साथ जो आपका आने वाला वक़्त है, आपका टेक्नोलॉजी के रिलेटेड चीज़ें, वो तो हम बच्चों को बताते ही नहीं है। 9th मैट्रिक के सब्जेक्ट में आप देख लो, कहीं पे भी टेक्नोलॉजी का ज़िक्र ही नहीं है कि आपके मुल्क में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, किस कंपनी पे का क्या काम चल रहा है। आप इंटर के बच्चे को देख लो, उसको ये ही नहीं पता होगा कि जो टेक्नोलॉजी आने वाली है या जो आ रही है, उसका क्या ताल्लुक है आज के दौर के साथ, उसका आने वाले दौर के साथ क्या ताल्लुक है। लोगों के हाथ में स्मार्टफ़ोन तो हैं, अब किसी को ये भी नहीं पता होता कि स्मार्टफ़ोन बना किसके लिए था, बनाया क्यों गया था? स्मार्टफ़ोन की तारीख क्या है? हम जो ये एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, ये किस लिए प्रोवाइड की गई हैं? इनका मकसद क्या है? हमने सिर्फ़ इनका एक ही मकसद बनाया हुआ जी, हमने इसको यूज़ करना है, इसमें वीडियोज़ देखनी है, इसमें टैक्सेस करने हैं। हमने ग्रुप क्रिएट करने हैं, ग्रुप में गपशपें लगानी है, पोस्टर शेयर करनी है बस। तो देखिए ये तालीम नहीं है। हमें तालीम होनी चाहिए, हमें हर चीज़ की, हर किस्म की एक नॉलेज होनी चाहिए कि हमें किस प्लेटफ़ॉर्म पर किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए, किस तरीके से और किस तरह के लोगों के साथ हमें मिलकर उनके साथ कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करना चाहिए। अब जैसे मिसाल आप ले लें, सर रेहान को ले लें, उनके सिस्टम को ले लें। अब उन्होंने इंटरव्यू का जो ये निज़ाम बनाया हुआ है, किस वजह से बनाया हुआ है? इसी वजह से उन्होंने ये बनाया हुआ है कि आपस में लोगों को कनेक्ट करने से उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है तो उसके अंदर की जो हेजिटेशन है, उनकी जो घबराहट है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि वो एक तो कैमरे के अंदर सामने आना एक बहुत बड़ी बात होती है। कैमरे के पास आना और कैमरे के सामने बैठकर जो सामने वाला है, जिसे आप जानते तक नहीं हैं, उसका आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता है कि उसके पास क्या नॉलेज है, वो क्या क्वेश्चन मुझसे कर सकता है। आप उसके सवाल के जवाब के लिए ही रेडी ना हो, तो आपको कैसे फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है? ताकि आप जब
कनेक्ट होंगे, एक-दूसरे से बातचीत करेंगे तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा होगा और जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी किस्म की आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी। जी, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सैफ टाइम इज़ टू मच शॉर्ट, तो मैं चाहती हूँ कि आप लास्ट मैसेज कन्वे कर दें। देखिए मैसेज तो करने के लिए काफ़ी हो जाता है, लेकिन लास्ट में मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए पाकिस्तान में तालीम के निज़ाम को आम करें। ये जो सूबे वारियाँ है इसको ख़त्म करें और तालीम को लेकर चलें। हमारा जो मेन मकसद है तालीम को आगे लेकर जाना है, एक लीडरशिप बनकर दिखाएँ, एक लीडर बनकर दिखाएँ, ना कि हम बस एक सूबे के ऊपर ही रहें जी हमने तो बस अपने सूबे में वर्कआउट करना। भाई सिंध के लोग भी हैं, सिंध में टैलेंटेड लोग हैं, केपीके में हैं, बलूचिस्तान में हैं, आप उनको आगे आने का मौका तो दें। अब इससे बढ़ के मैं आपको क्या मैसेज दूँ? जी, ठीक है, आपने बहुत अच्छा मैसेज किया। तो लास्ट में मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि एक जो लीडर है, उसको पहले लॉयल होना चाहिए और जो उसकी कंट्री है, उसमें उसको सब लोगों को इकट्ठे लेके चलना चाहिए और जो उसकी टीम मेंबर भी उसको करेक्ट करना चाहिए और उसमें कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डेवलप करे और उसको जो है इम्प्रूव करे। तो सैफ, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर टाइम। सो I want to end this interview. We will meet again in the next interview and the new topic. Thank you very much. Have a nice day. थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आपने अपना कीमती वक़्त दिया दिया था और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है ताकि मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप भी आएँ, रेहान स्कूल को जॉइन करें, इंटरव्यू को कनेक्ट करें ताकि आपको भी मालूम हो सके कि आपके वतन के अंदर, आपके मुल्क के अंदर किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह का आप उससे सीख सकते हैं, किस तरह की आप उनसे नॉलेज हासिल कर सकते हैं। ताकि आप कनेक्ट होंगे तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही उनसे नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह कि रेहान स्कूल का एक जो प्लेटफ़ॉर्म है बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और सबसे बड़ी चीज़ कि हम सब इसके मेंबर हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। जी, inshallah. Thank you very much for your time. So, viewers, I want to end this interview with SAP Technology Wala. So, we will meet again in the next interview and our new guest. So, Allah Hafiz, SAP.